सर जो तेरा चकराए तो दिल डूबा जाए। तो याद है तो ठीक है। इसके आगे जो है, आजा प्यारे पास हमारे गाये डोराए, ये कहने वाला कोई नहीं। अब मैं बड़े संक्षेप में सिर्फ 3-4 चीजें कहना चाहता हूँ, खास तौर से SIR के बारे में। कि जैसा आप सब लोग जानते हैं, कुरैशी साहब ने भी कहा कि अगर भारत के लोकतंत्र की दुनिया में वाहवाही होती है तो उसका एक श्रेय चुनाव आयोग को हमेशा जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि चुनाव आयोग की जो सबसे क्या कहें मजबूती थी वो ये थी कि वो बहुत सॉलिड और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स अपनाता था। तो ये जो SIR की प्रक्रिया हुई है, इसमें अभी भी मेरे जहन में इतने सारे सवाल हैं जिनका जवाब 11 महीने हो गए, लेकिन अभी भी मैं उन जवाबों को ढूंढ रहा हूँ। 24 जून 2025 को जब पहला नोटिफिकेशन हुआ था SIR का, तो उसमें एक बात ये कही गई थी कि आर्टिकल 326 के तहत जो इनएलिजिबल लोग हैं उनको बाहर निकालना है, जो एलिजिबल है वो अंदर डालना। तो आर्टिकल 326 में सिर्फ 4 बातें लिखी गई है। भारत के नागरिक हैं, 18 साल से ऊपर है, आपका दिमाग या दिमागी हालत दुरुस्त है और किसी कानून ने आपको अयोग्य घोषित नहीं किया। तो अब जब बिहार का और बाकी 12 स्टेट और यूटीज का SIR का काम पूरा हो चुका है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ये डेटा शेयर करेगा कि आर्टिकल 326 के तहत कितने ऐसे अयोग्य लोग हैं जिनको इलेक्टोरल रोल से निकाला गया? ये डेटा अभी तक नहीं आया। दूसरी बात यह है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल और हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल के इलेक्शन कमीशन के अपने पैमाने हैं कि वो हमेशा इवैल्यूएट करता है कि हमारे रोल की हेल्थ कैसी है। तो ये डेटा भी उनको शेयर करना चाहिए कि SIR के बाद हमारे इलेक्टोरल रोल की हेल्थ पहले से कितनी इम्प्रूव। तीसरी चीज ये है कि जब शुरुआती कोर्ट में हियरिंग हुई थी तो कोर्ट ने ये कहा था कि अगर मास डिलीशन होगा तब हम इंटरफेयर करेंगे, लेकिन अब तो बहुत मास डिलीशन हो चुका। इससे ज्यादा पता नहीं और कितना मास डिलीशन होगा जब कोर्ट इस चीज पर इंटरवीन करेगा। और मुझे इस चीज का भी जवाब अभी तक नहीं मिला कि एक संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग और उसके तहत कार्य करने वाले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसकी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्टोरल रोल को फाइनलाइज करने की, तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि वो प्रक्रिया जुडिशियल ऑफिसर्स के हाथ में चली गई और क्यों निर्वाचन आयोग ने ये स्थिति पैदा की कि ये काम ERO की जगह कोई और करेगा, जो व्यवस्था उनके नियंत्रण से बाहर चली गई। और अगर इलेक्टोरल रोल पूरा करने की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो रही थी तो क्यों उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया? और एक तरफ जो हम लोगों को कोई ध्यान ही नहीं जाता कि ये जो पुरानी है अशोक बिल कंफर्म, हमने तो सालों साल देखा है कि जो इसमें नए नाम डले हैं उनकी भी ऑडिट होनी चाहिए। ये पुरानी एक प्रैक्टिस होती थी कि इलेक्शन से पहले पार्टी वाले 2,000 5,000 फॉर्म लेके आते थे, वो यदि एडमिट कर दो उनको एडमिट किया जाता था एक जमाने में। फिर इलेक्शन कमीशन ने सब्सिडी देने शुरू की कि नो बल्क एप्लीकेशन प्लीज, आप सिर्फ अपने परिवार की बात कीजिए, 5-6 एप्लीकेशन लेके आइए, उसके ऊपर नहीं लगे। अभी भी हमने अखबार में पढ़ा कि किसी ने 1600 एप्लीकेशन दे दी, किसी ने 2000 दे दी। उन 2000 को अगर एडमिट कर लिया इलीगल, लेकिन लॉ क्या होता है जी, तो हमने कभी नहीं सुनी आज तक। ये एनपी की भी
एनालिसिस और ऑडिट होने चाहिए। तो अब कॉमन सेंस की बात, तमिलनाडु में अभी भी एक एमएलए एक वोट से हारा, एक वोट से, जो मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली कल इससे जो फैसला हुआ, एक वोट से हारना जीतने के हमारे पास पहले बहुत सारे केसेस थे। दो बस 20 वोट, 50 वोट, 200 वोट, 1000, 2000 वोट से हारना जीतना तो बड़ी कॉमन चीज है। और डिलीट हो गए आपके 50,000 वोट। अब ममता के 50,000 वोट डिलीट हुए, वो 15 से हारी, तो वो 50,000 वोट अगर सारे के सारे उनके नहीं थे तो 40,000 तो होते, 30 तो होते, 25 तो होते। मैंने सुना था, राइट और रॉन्ग, कि स्टालिन के 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलीट हुए, 1 लाख, वो 8,000 से हारे। तो ये डिलीशन का कोई मतलब ही नहीं है, और हमारी कोर्ट को नजर नहीं आया। फिर कोर्ट ने ये कहा कि नहीं अच्छा, इसका तो ये असर पड़ता है, जब पड़ेगा तो हमारे पास आना, तब देखेंगे। क्या कर सकते हो बता दो भैया, हमें भी, हम अनपढ़ आदमी हैं कि क्या कर सकते हो। अब आपके सामने जब ये फैक्ट आ गए, आप क्या करेंगे? कर सकते हैं सारा इलेक्शन वॉइड कर दीजिए, कर सकते हैं। अगर इलीगल है तो अवॉइड कीजिए, बैकबोन दिखाइए, लेकिन कुछ न कुछ और इसी चीजों को बोल दिया जाएगा कि अभी नहीं तो अगली बार कर लेना। सो ये जो वाकई समझ में नहीं आता, करें तो क्या करें, सिवाय इसके कि अपने बाल नोच लें, और तो हमें, मुझे तो कोई सोल्यूशन नजर आता नहीं। सिर्फ बस एक उम्मीद होती है कि अपूर्वानंद जी ने जैसे बताया कि मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियों के प्लान बन गए हैं, जो हो रहे हैं, लेकिन मेरे दाएं और मेरे बाएं दोनों तरफ ये लोग बैठे हैं, ये भी तो है, ये भी तो हिंदू है, प्रैक्टिसिंग हिंदू है, शायद न भी हो, लेकिन उसके बावजूद अंजलि है, अशोक लवासा है, मैं अकेला हूँ। तो मैं अकेला कहाँ हूँ? मेरे तरफ तो चारों तरफ सेक्युलर लोग और मेरे डिफेंडर और प्रोटेक्टर बैठे हुए। और मेरे लिए तो खासतौर से आयरनी की जिस इंस्टीट्यूशन में मुझे तो ज्यादा दुख होता है, अगेन गालिब का एक शेर कि रखियो गालिब मुझे इस तरफ नवाई से माफ, आज कुछ दर्द दिल में सिवा होता है कि गालिब मुझे बिटर स्पीच से माफ रखना, आज मेरे दिल में दर्द ज्यादा ही है। और वो एज ए सिटीजन हम लोगों ने अपना दर्द जाहिर किया, आपको एज ए सिटीजन तो आपको दर्द है, मैं भी सिटीजन हूँ। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, 6 साल था। इसकी जो दुनिया में रेपुटेशन थी, उसकी उस इमारत को बनाने में 2-4 ईंटें मैंने भी लगाई थी। उस इमारत को गिरते हुए आप लोगों को तो दुख हो ही रहा है, मुझको एक्स्ट्रा दुख हो रहा है कि मेरे तो बनाई हुई इमारत है, कुछ हद तक कुछ 1-2-10 ईंटें मैंने भी लगाई। ऐसी सूरत में इतने हालात ऐसे खराब हो जाएंगे और उसका कोई समाधान नजर नहीं आएगा। ये हेल्पलेसनेस की जो सिचुएशन है, ये देश के लिए अफसोस की बात है। मुझे याद है मनमोहन सिंह जी से जब भी मिलते थे, वो कहते थे कि कुरैशी, तुम लोगों को, यानी इलेक्शन कमीशन की जो रेपुटेशन की वजह से इंडिया की रेपुटेशन है, इंडिया की जो, और पूरी दुनिया में जाइए, अगर इंडिया जाना चाहता था 2 चीजों के लिए, एक तो यहाँ की आबादी बहुत है और यहाँ की डेमोक्रेसी है। That was our identity. Can we call ourselves democratic now? तो ये पढ़ने से पहले ही मैं समझा खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, ये शट अप, आई शट अप। क्या लिखे आपने? यही लिखे ना?